गुड आफ्टरनून क्लास। तकनीकी और आर्थिक विकास की प्रक्रिया का दूसरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरी के आक्रमण में और विजयों के साथ साथ तुर्कों के रूप में एक नए शासक वर्ग का आगमन हुआ। ध्यान देने की बात है कि तुर्कों की इन विजयों का परिणाम केवल राजसत्ता का परिवर्तन मात्र नहीं था, बल्कि इन दो विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव एवं संघर्ष से नए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। मोहम्मद हबीब ने इन परिवर्तनों को एक शहरी क्रांति के रूप में देखा है। उनके अनुसार गोरी तुर्कों ने भारत की औद्योगिक और सामाजिक शक्तियों पर वर्षों से चले आ रहे जाति और अन्य सैद्धांतिक बंधनों को उखाड़ फेंका। इस तरह गोरी विजय को भारत के शहरी कारीगरों की क्रांति मानते हैं। यद्यपि सल्तनत द्वारा लाए गए परिवर्तनों का स्वरूप इतना व्यापक नहीं था कि उनके लिए आधुनिक शब्दावली का प्रयोग किया जा सके, तथापि यह विचार उन परिवर्तनों की एक झलक अवश्य प्रस्तुत करते हैं। इस काल में शहरी अर्थव्यवस्था का एक सीमा तक विकास हुआ है और इसमें 3 परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं देखी जा सकती हैं। पहला, शहरों की संख्या और आकार में वृद्धि। दूसरा, उद्योग उत्पादन में बढ़ोतरी। और तीसरा, व्यापार में विकास। औद्योगिक क्रांति में वृद्धि का सीधा संबंध सल्तनत काल की तकनीकी उन्नति से है। इस काल में कृषि ही समाज के अधिकतर वर्गों की आय का प्रमुख स्रोत था। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि खेती की उपज बढ़ाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार नहीं किए गए थे, तथापि सिंचाई के क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न अवश्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि खेती की ज़मीन को ज़्यादा बढ़ाना राज्य की आय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक था। प्राचीन भारत में रहट तकनीक का प्रयोग, उसका लिखित उल्लेख बहुत अस्पष्ट रूप से मिलता है। संभवतः पानी खींचने की जो तकनीक प्रयोग में लाई जाती थी वह नोरिया पहिया, जिसके किनारे का बर्तन या बाल्टी लगी हो, उसकी थी, जो केवल खुले हुए तल जैसे नदी, तालाब, जलाशय इस पर काम कर सकता था। जबकि रहट जो है वो गहरे कुओं में भी पानी उसमें से निकाल सकता था। तो यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि रहट का पहला विस्तृत लिखित विवरण 16वीं शताब्दी के बाबरनामा में मिलता है। फिर भी अनेक विद्वानों का अनुमान है कि इसका प्रयोग 16वीं शताब्दी के पूर्व प्रारंभ हो चुका था और इस उपकरण का जन्म एवं प्रसार मूलतः भारत के बाहर पश्चिम में हुआ, क्योंकि फारस, मिस्र और स्पेन में परंपरागत ढंग से की जाने वाली कृषि में इसका इस्तेमाल हो रहा था। पूर्व मध्यकालीन भारत के कुछ ग्रंथों में इसका उल्लेख अर्घट नाम से अवश्य मिलता है। इन संकेतों के बावजूद भारत में इसके वास्तविक प्रवेश का सही समय तुर्क विजयों के काल और उसके बाद की शताब्दियों में निर्धारित करना अधिक तर्कसंगत लगता है। रहट के प्रयोग को इस बात से आंका जा सकता है कि पंजाब में, जो कि परंपरागत धारणा के अनुसार एक निर्जन क्षेत्र था, पंजाब में 15वीं शताब्दी के आसपास आर्थिक सुधारों की गति तीव्र होने लगी। परवर्ती कालों में पंजाब की कृषि संपन्नता, जिसका उल्लेख 16वीं-17वीं शताब्दी में अबुल फजल और सुजान राय भंडारी करते हैं, को रहट के प्रवेश और प्रसार के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। 7वीं शताब्दी के युआन चुआंग और 11वीं शताब्दी के अलबरूनी के वक्तव्यों के अनुसार जाट जाति मुख्यतया पशुपालन का कार्य करती थी, लेकिन इस काल में वह इस क्षेत्र के एक प्रमुख संपन्न कृषि वर्ग के रूप में उभर के आई। इस प्रकार 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच एक तकनीकी प्रयोग से एक सामाजिक वर्ग का रूपांतरण हुआ। यद्यपि कृषि से मिलने वाले राजस्व पर दिल्ली सल्तनत में विशेष ध्यान दिया गया, फिर भी कृषि की वास्तविक तकनीक के विषय में अधिक जानकारी हमें आज प्राप्त नहीं है। अनुमान किया जा सकता है कि खेती में अधिकतर यंत्रों की अपेक्षा हाथ से ही काम लिया जाता होगा। सिंचाई के लिए नहरों को खुदवाना, पशुओं को काम में लाना, ऐसे प्रयत्नों का उल्लेख ज़रूर मिलता है। फिर भी अनुमान यही है कि नीति के स्तर पर राज्य ने बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास नियोजित स्तर पर शायद ही किए हों। थैंक यू क्लास।